मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं बच्चे आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? एकदम जबरदस्त, बिल्कुल मस्त, बहुत बढ़िया। अब जब पढ़ाने के लिए हम हैं तो फिर किस बात का गम है। एग्जाम में नंबर तो पूरे में से पूरे आने ही हैं। अगर थोड़ी सी मेहनत आप और थोड़ी सी मेहनत हम मिलके करेंगे तो एक और एक 11 और हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, है ना? ऐसा ही तो चलिए, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आर्टिकल विच इज द पार्ट ऑफ लॉन्ग कॉम्पोजिशन। मैंने आप लोग को पहले ही बताया था बेटा कि राइटिंग सेक्शन में आपकी शॉर्ट कॉम्पोजिशंस हैं और लॉन्ग कॉम्पोजिशन। लॉन्ग कॉम्पोजिशन में आपका कौन सा पार्ट आता है? आर्टिकल। और आर्टिकल में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो हम आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना आर्टिकल। आप सब तैयार हैं ना? पक्का? तो निकाल लीजिए अपनी कॉपी और निकाल लीजिए अपने पेन और हम शुरू करने वाले हैं आर्टिकल लिखने की तैयारी। बच्चों, आर्टिकल आप जब भी लिखेंगे तो आपको आर्टिकल या तो किसी मैगजीन के लिए लिखना है या किसी न्यूज़पेपर के लिए। जनरली आपने आर्टिकल के क्वेश्चन में देखा होगा कि बच्चों से ये कहा जाता है राइट एन आर्टिकल फॉर योर स्कूल मैगजीन और राइट एन आर्टिकल फॉर द न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर हमें दोनों ही बातों का ध्यान रखना है कि आर्टिकल आपसे न्यूज़पेपर के लिए लिखने के लिए कहा जा रहा है या आर्टिकल आपसे स्कूल मैगजीन के लिए लिखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है? आर्टिकल लिखते समय बेटा हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो वो क्वेश्चन पेपर में आर्टिकल का जो क्वेश्चन होगा वो किस तरह से होगा देखते हैं। इट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट और डिस्क्रिप्टिव और आर्ग्यूमेंटेटिव। या तो आपसे कोई विजुअल दिया जाएगा या वर्बली कोई क्वेश्चन दिया जाएगा या किसी चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा और मे भी हो सकता है आपसे किसी ऐसे टॉपिक के बारे में आर्टिकल लिखने के लिए दिया जाए जिसमें आपको कुछ आर्गुमेंट अपना शो करना हो, जनरली डिबेट टाइप। ठीक है? तो डिबेट एक अलग चीज है, वो मैं अलग से बाद में सिखाऊंगी। वैसे इस बार आपके सिलेबस में डिबेट है भी नहीं, बट फिर भी वी विल लर्न अबाउट इट लेटर। आर्गुमेंटेटिव में क्या होता है बेटा कि आपको सपोज कोई टॉपिक दिया गया, किसी विषय पे आपको लिखना है, हो सकता है आप उस चीज पे आर्ग्यू करें कि इस इशू पे ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। योर वर्बल एंड विजुअल इनपुट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो भी आपको इनपुट मिल रहा है, सपोज आपके क्वेश्चन में आपको एक पिक्चर दे दी गई तो वो क्या आ जाएगा? आपका विजुअल इनपुट। सपोज आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है वर्बल यानी कि उसमें आपको व्हाट थिंग्स आर गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन वर्बल इनपुट्स। इधर द ब्रॉड हिंट्स इज गोइंग टू बी गिवन, शॉर्ट आउटलाइन ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक विल बी गिवन, एंड इन विजुअल इनपुट in form of figure, any particular figure will be given or a diagram is going to be given or a chart is going to be given और a कार्टून, यानी कि आपको विजुअल फॉर्म में दे दिया। सपोज आपको आर्टिकल लिखना है पॉवर्टी पे, आपको आर्टिकल लिखना है कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके रीजंस पे। तो अब ऐसे केसेस में आप किस तरह से लिखेंगे बेटा? आप उसको किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे बेटा? डेफिनेटली आपको हो सकता है कोई चार्ट बना हुआ आया है, उसमें आपको फिगर्स दी हुई हैं पर्टिकुलर, हो सकता है कुछ कार्टून कैरेक्टर्स बने हुए हैं, उनके थ्रू कोई मैसेज दिया जा रहा है और आपको उस पे आर्टिकल लिखना है। सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसे समझें। इट मीन्स यू आर सपोज टू read the question carefully and understand the topic to be elaborated. Then you are going to collect some ideas about the same. Plan your ideas in a systematic way before the writing, and then you are supposed to note down the point based on those ideas. And then revise once again. जब आपने point एक बार लिख लिए हैं, then you are going to revise about the same so that if any necessary change is going to be made, any necessary change is required, you can make it
in your rough work only, because your article writing practice needs some rough work also. Like rough work, it means you are going to write down the points in rough. You will just collect some ideas and then you are going to elaborate all the points which you have written, because it is very important for us that every idea should be presented in a systematic way. Begin the first paragraph with the introduction of the situation, particular person, services or any problem, etc. that you would like to elaborate or that is being asked to you to elaborate. क्योंकि क्वेश्चन तो आपसे बच्चों पूछा जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको elaborate करना होगा. And then in the second paragraph you are supposed to expand the points and express your opinion carefully and accurately. समझ में आया? बिल्कुल सही तरीके से फिर आप उस ओपिनियन को, उस आइडिया को एलाबोरेट वे में लिखेंगे. इफ इट इज रिक्वायर्ड यू कैन जस्ट गिव सम एग्जांपल्स आल्सो. एंड इन द कंक्लूडिंग पैराग्राफ गिव सम पोलाइट सजेशंस. जो आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ है उसमें आप कुछ पोलाइट सजेशंस देंगे, कुछ रिक्वेस्ट, कुछ अपील कर सकते हैं. एंड देन राउंड अप योर मेन पॉइंट ऑफ व्यू. समझ में आया? तब आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपका किसी भी टॉपिक को लेके, जो आपका व्यू पॉइंट है उसको आप पूरा राउंड अप करेंगे अपने ओपिनियन को विद इन 2 or 3 लाइन, ताकि वो आपका बहुत ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए. लास्ट में आपको कंक्लूजन में थोड़ा प्रिसाइज रहना है. आपका जो भी एक जीस्ट निकल कर आ रहा है जो कंटेंट का, उसको आप फिर राउंड अप करके लिखेंगे. समझ में आया बेटा? सो व्हाट इज देयर? वंस अगेन हाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज इट, that you are going to study carefully the hint points given in the verbal input. यानी कि जो भी verbal input में दिया गया है उसको आप एक बार अच्छे से स्टडी करेंगे. Then you are going to arrange the hints given in the order you want to develop them for the article. यानी कि आप फिर उन hints को, जो भी hints दिए गए हैं वर्बल इनपुट में, उसको एक प्रॉपर वे में आप सिस्टमेटिक वे में अरेंज करेंगे कि आप अपने आर्टिकल के लिए किस तरह से उसको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, किस तरह से उसको डेवलप करना चाह रहे हैं. देन व्हाट यू विल डू, अरेंज देम. जो आपने फिर जो आपके जो आइडियाज हैं, सॉरी, यू विल ऑर्गेनाइज दोज आइडियाज एंड व्यूज अबाउट द इशू एंड नोट इट डाउन एंड अरेंज इट. आपके जो भी उस इश्यूज को लेकर आपके आइडिया है, आपके दिमाग में आपका जो व्यू है उसके बारे में, तो उसको आप पहले एक बार नोट डाउन कर लेंगे. ठीक है? देन यू आर गोइंग टू अरेंज देम इन लॉजिकल ऑर्डर. देखो कई बार क्या होता है कि आपको मैंने आर्टिकल दिया किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, सपोज मैंने आपको वुमेन एजुकेशन पे दिया या वुमेन एम्पावरमेंट पे दिया, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सजेशंस पहले देने शुरू कर देते हैं. नहीं, सबसे पहले आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद दिस टर्म, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद दिस वर्ड, व्हाट इज द बेसिक नीड फॉर दिस वुमेन एम्पावरमेंट फॉर द सोसाइटी, what is the effect of women empowerment, what are the laws being enforced by the government to promote this term. तो ये सारी चीजें आपने एक सिस्टमेटिक वे में पहले अरेंज करेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू राइट अबाउट द सेम. समझ में आ रहा है ना बेटा? देन यू आर गोइंग टू पुट योर आइडियाज अंडर द डिफरेंट हेडिंग्स. अभी आप इन सारी चीजों को, आपके जितने भी आइडियाज हैं उसको एक डिफरेंट हेडिंग्स के अंडर रखेंगे. लेकिन ये देखो मैंने इसमें क्या डाला हुआ है, बट डोंट राइट दीज हेडिंग्स इन योर फाइनल और आर्टिकल. क्योंकि अभी आप बेटा प्रैक्टिस कर रहे हैं. एग्जाम तक तो आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको रफ में लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली अपने आइडियाज को एक्सप्लेन कर पाएंगे. बट इनिशियली व्हेन यू आर एट द लर्निंग स्टेज, इनिशियली व्हाट यू विल डू बेटा, यू आर गोइंग टू राइट. सपोज आप सबसे पहले कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसके कॉज, उसके इफेक्ट, उसका पर्पस, रिगार्डिंग दैट सजेशन, ये सारे आपके पॉइंट्स हैं. आपका पहला पॉइंट आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन.
इंट्रोडक्शन के बाद व्हाट इज द यू कैन से इफ देयर इज एनी टाइप what are the laws, cause, effect, suggestion and finally conclusion. आप हर हेडिंग के अंदर एटलीस्ट आपको कम से कम 3-4 पॉइंट्स लिखने हैं. आप अपने लिए टारगेट करके चलिए, देन यू आर गोइंग टू बी एबल टू कंप्लीट योर 150 to 200 वर्ड्स. क्योंकि मैंने पहले ही बताया दिस इज लॉन्ग कॉम्पोजिशन. दिस इज लॉन्ग कॉम्पोजिशन ऑफ 10 मार्क्स. तो ये 10 नंबर आपके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. अभी मैं आपको बताऊंगी भी दैट हाउ यू आर गोइंग टू गेट द प्रॉपर मार्क्स, कि आपका मार्क्स किस तरह से, मार्क्स डिवीजन कैसे, ये जो 10 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं किस तरह से मिलने वाले हैं. वी विल डिस्कस लेटर, बट लेट मी just discuss about the another point. Now you are going to develop each point in logical and systematic manner. आप अपने हर पॉइंट को एक सिस्टमेटिक मैनर में और एक लॉजिक के साथ उसको एक्सप्रेस करेंगे. समझ में आया? उसको एक्सप्रेस करेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू राइट योर परफेक्ट आर्टिकल. लेट्स डिस्कस सम मोर पॉइंट्स अबाउट द effective article writing. But before that, let me revise it once again, that article is going to be written for either magazine or for newspaper. It is going to be based on the verbal, visual input or descriptive or argumentative. The following points are here which you are going to be keep in your mind for writing the article in a better way. So have a screenshot of this beta. Have you taken the screenshot? Very good. So let's move ahead. So let's continue. Now after that you are going to introduce the topic, main idea or main issue in first paragraph. As you will just collect your ideas in rough, I have already told you. You will just note down, you will just pen down all the points. Then before starting the article, you must, everything should be just clear in your mind. You must go through with your ideas and just arrange them systematically and logically. Then when you start writing article, then what you will do, first of all you will introduce the topic, main idea and the main issue in the first paragraph. यानी कि आपका फर्स्ट पैराग्राफ में आप जिस भी टॉपिक पे बच्चे आर्टिकल लिख रहे हैं, आप उससे सबसे पहले क्या करेंगे, उसको, उसके मेन आइडिया को, मेन इशू को एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में. समझ में आ गया ना? मुझे पता है आप लोग को समझ में आ भी रहा है और आप इसके बाद मुझे बहुत अच्छा सा आर्टिकल लिख के भी दिखाएंगे as per my instructions which I have already given you. Yes, then your article must end with polite suggestions or just make a request or appeal and round up your main viewpoint or opinion in a line or two. यानी कि आपका जो एंड होगा आर्टिकल का, जो एंडिंग होगा, स्टार्टिंग की बात कर ली, बीच में आपने जो भी सिस्टमेटिक और लॉजिकल वे में जो टॉपिक्स, जो आइडियाज को आपने अरेंज किया है, फिर आपने उसे लिखा. आफ्टर दैट एट लास्ट आप जो सजेशन देना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड, आप कोई रिक्वेस्ट, सपोज आपने देखा कि बहुत ही पैथेटिक कंडीशन है हमारी सोसाइटी में वुमेन की, आपने देखा कि अभी भी लोग बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है, फीमेल फर्टिसाइड है, तो यू कैन जस्ट मेक एन अपील टू द गवर्नमेंट, टू द कॉमन पीपल, जस्ट टू एनफोर्स द लॉ प्रॉपरली एंड स्ट्रिक्टली. तो यहाँ पर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आम जनता से भी हो सकती है, गवर्निंग बॉडी से भी हो सकती है, या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं उससे भी हो सकती है. तो यहाँ पर आपको जो लास्ट में क्या करना है बेटा, कुछ सजेशंस देने हैं. बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू आर गोइंग टू मेक एन अपील, रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट, टू द कॉमन पीपल or whosoever you think is required to be requested according to the article. Then what you are going to just round up your viewpoint in 1 or 2 sentence at last. Okay, that is going to be just
विद द प्रॉपर वे ऑफ कंक्लूजन, यानी कि वो आपका बिल्कुल प्रॉपर वे में कंक्लूड हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? देन व्हाट यू विल डू, थिंक अबाउट द सिचुएशन, वेदर इट इज continuing, was it the past or it is likely to continue or occur in the future। आपको किस बात का ध्यान रखना है बेटा कि आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप आर्टिकल में कौन सा टेंस यूज करने वाले हैं। ये किस बात पे डिपेंड करता है, आपका टॉपिक पे, आपकी सिचुएशन पे। सपोज आप किसी टॉपिक पे आर्टिकल लिख रहे हो और वो बात बहुत पहले, सपोज आप सती प्रथा पे लिख रहे हैं, बहुत पहले खत्म हो चुका है, ठीक है ना, लेकिन आप उस पे आर्टिकल लिख रहे हो, तो आपके लिए आपका वो पूरा क्या होगा, सारा का सारा वो पास्ट में जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपने लिखा इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था उस पे आपने लिखा, पार्टीशन पे लिखा, तो डेफिनेटली ये भी पूरा का पूरा पास्ट में जाएगा। लेकिन अभी आप किसी करंट टॉपिक पे लिख रहे हैं जिसका इफेक्ट आप अभी करंटली जो एग्जिस्टिंग है, जो प्रॉब्लम, जो इश्यूज आप उस पे लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये डिपेंड करता है कि वो आप प्रेजेंट में लेंगे या उसको आप लिंकअप अगर फ्यूचर से कर रहे हैं, देन यू विल यूज फ्यूचर टेंस ऑल्सो। सो इट इज टोटली डिपेंड on the demand and on the topic of the article, that how you are going to write the content। ठीक है, then next, avoid abbreviations and don't use slang। slang you can say can't also, यानी कि आप जो है एब्रिविएशन, लाइक आपने देखा होगा आजकल हम लोग के व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज पे चैट करते हैं तो एब्रिविएशन बहुत यूज करते हैं। टाइम को TYM लिख दिया, बिटवीन को B/W लिख दिया, तो यू आर नॉट गोइंग टू यूज सच एब्रिविएशन, क्योंकि इससे आपके बेटा मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आप एब्रिविएशन यूज नहीं करेंगे। एंड डोंट यूज स्लैंग। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अपने को एक्सप्रेस करने के लिए उन्हें नहीं समझ में आ रहा है तो वो कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज कर लेते हैं विच इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। स्लैंग कहते हैं बेटा एक रफ लैंग्वेज, रफ भाषा को बोलते हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ आप इसे कह सकते हैं जैसे खिचड़ी भाषा, सब मिक्स करके आपने लिख दिया। कई बच्चे वो हिंदी अगर नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश में कि क्या कहेंगे तो उसे हिंदी में एक्सप्रेस कर दिया, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। यू विल जस्ट अवॉइड यूजिंग राइटिंग इन दिस वे। इट मीन्स डोंट यूज स्लैंग, नहीं यूज करना है। समझ में आया? देन यूज ट्रेडिशनल वर्ड्स। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे हम लोग जब आर्टिकल लिखते हैं तो आर्टिकल लिखते समय आपने देखा होगा कि हम लोग पैराग्राफ डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं, तो दो पैराग्राफ को कनेक्ट करने के लिए कुछ तो वर्ड होना चाहिए ताकि उनके बीच में कनेक्टिविटी बनी रहे और हमें कोहेशन दिखे। कोहेशन किसे कहते हैं बेटा? कोहेशन यानी कि एकजुटता, यानी कि वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहें। तो उस कोहेशन को शो करने के लिए जो हम वर्ड्स यूज करते हैं वो वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? देखो मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है मोरओवर, फर्दरमोर, हेंस, इन एडिशन टू, देयरफॉर। तो इस तरह के वर्ड्स आप यूज करेंगे। ये आपके आर्टिकल को इफेक्टिव भी बनाते हैं और इनके आपस में इनसाइड द पैराग्राफ ऑल्सो वी कैन यूज इट, because inside the paragraph while connecting to one sentence, one idea from another, we can use these sentences, but don't overuse it। कई बार कुछ बच्चे कहते हैं हर सेंटेंस में लगाना शुरू कर दिया, so the excess of everything is bad। don't use it in excessive way, but you can use it in proper way where it is required, यानी कि after the paragraph or within the paragraph, just to make the cohesion in the ideas in the sentence or in the paragraphs। समझ में आ रहा है बेटा? So let's move ahead। So next, that is avoid repetition of ideas or words। I have already told you this thing also, that you are not supposed to repeat your ideas and words again and again, because it is going to create monotonous, as well as the examiner will think that you are not having sufficient ideas about the topic, and
you are not having some logical and relevant ideas about that topic. That's why you are repeating it again and again. So avoid uses of repeated ideas. Okay. Now what is the essential feature of a good composition? आप कोई भी composition लिख रहे हैं, article, speech, debate, so something is basically required. कुछ चीजें बेसिकली रिक्वायर्ड होती ही होती हैं जो कि आपको अपने कॉम्पोजिशन में ऐड करनी ही करनी चाहिए और उन एसेंशियल पॉइंट्स को फॉलो भी करना चाहिए. तो क्या है वो पॉइंट्स, आइए देखते हैं. दैट इज कोहेरेंस. यानी कि कोहेरेंस मीन्स इट मीन्स दैट द आइडियाज शुड फिट टुगेदर. कोई भी चीज कोहेरेंट नहीं है तो यानी उसमें आपस में तालमेल नहीं बन रहा है. ठीक है, आपने कोई भी आइडिया दे रहे हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ फिट होने चाहिए. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने जबरदस्ती उसको इम्पोज किया है, उसमें जबरदस्ती ओवरराइड किया हुआ है, आपने उसको जबरदस्ती इंक्लूड किया हुआ है. सो इट मीन्स इट मस्ट बी फिट टुगेदर. सो यू आर गोइंग टू फॉलो व्हाट, कोहेरेंस. ओके, आपका जो आर्टिकल है उसके अंदर एक जो इनिशियल फ्लेवर है वो किसका होना चाहिए, एक जो इनिशियल और बेसिकली जो एसेंशियल फीचर है वो क्या होना चाहिए, कोहेरेंस. इनिशियली मैंने आपको इसलिए बोला कि आप उसको शुरुआत से ही अगर कोहेरेंसी के साथ लिखेंगे तो ये आपका जो एसेंशियल फीचर है उसमें ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा. Next is flow. It means that sentences should be linked up. यानी कि जो sentences हैं वो आपसे आपके जो आर्टिकल में है ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने वो जो sentences हैं वो जबरदस्ती घुसाए हुए हैं उसमें. मैंने आपको कुछ वर्ड्स भी दिए लाइक hence, in addition to, moreover. तो ये सारे आप वर्ड्स यूज करके एक प्रॉपर लिंकिंग दे सकते हैं कि आपके जो पैराग्राफ हैं, आपके जो सेंटेंसेस हैं वो आपस में प्रॉपरली कनेक्टेड रहेंगे. समझ में आ रहा है बच्चों? बिल्कुल क्लियर है ये पॉइंट. सो लेट्स मूव अहेड. द नेक्स्ट इज रेलिवेंस. रेलिवेंस मीन्स योर एवरी आइडिया मस्ट रिलेट टू द टॉपिक. ऐसा नहीं कि आप अपने टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं. हम जिस भी टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं, सपोज आप आर्टिकल लिख रहे हैं पॉल्यूशन के ऊपर और आपने बात करनी शुरू कर दी किसी और टॉपिक की, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए. आप इंट्रोड्यूस तो कर सकते हैं. कई बार क्या होता है कि आप पॉल्यूशन भी लिख सकते हैं तो उसके एक रीजन में, उसके कॉज में पॉपुलेशन आ सकता है, बट आप बिल्कुल पॉपुलेशन को ही एक्सप्लेन करना शुरू कर दें तो वो आर्टिकल आपका बच्चे गलत हो जाएगा. तो इट मीन्स यू मस्ट राइट द रिलेवेंट आइडियाज. इट मीन्स इट मस्ट बी रिलेटेड टू द टॉपिक. आप बिल्कुल भी टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे. आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आपका टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए. ये समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट इज ऑर्डर. ऑर्डर क्या है बेटा? द आइडिया मस्ट बी इफेक्टिवली एंड लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड. मैंने अभी आपको पहले भी बताया था बेटा कि आपके जो आइडियाज हैं, जब आप रफ वर्क कर रहे हैं तो उसमें आपका जो एक सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है वो क्या है, आपके जो आइडियाज हैं उनको सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकली आप अरेंज करेंगे. देखो, जब आर्टिकल आप लिखना शुरू करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप कोई पहला या दूसरा या तीसरा आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपका एकदम से परफेक्शन नहीं आ सकता. आई नो दिस थिंग. आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. जब आप प्रैक्टिस करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 आपने आर्टिकल लिख लिए तो धीरे धीरे वो आइडियाज लॉजिकली और सिस्टमेटिकली ही आपके माइंड में ऑटोमेटिकली जनरेट होने लगेंगे. बट इसके लिए आपको सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी? प्रैक्टिस करने की. तो प्रैक्टिस में हम किस चीज का ध्यान रखेंगे? जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपके जो भी आइडियाज आते हैं आप उसको पहले पेन डाउन कीजिए एक जगह और फिर उनको सिस्टमेटिकली अरेंज कीजिए. कई बार क्या होता है कि अरे ये वाला पॉइंट आ गया याद, आपने ये लिख दिया, फिर दूसरा लिख दिया, तीसरा. लेकिन जब आप उसको प्रॉपर आर्टिकल में लिखने जा रहे हैं, जब आप उसको वहां पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस पॉइंट को,
तो वो एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने कोई आर्टिकल आप लिख रहे हैं, आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन के बाद आप तुरंत से सजेशंस देने शुरू कर दे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आप पहले उसके कॉजेस बताएं, उसका इफेक्ट बताएं, तभी तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर को आप पहले क्या है, आप सबसे पहले अपनी आपने बीमारी के बारे में बताया, बीमारी के बारे में बताया तो डॉक्टर उसके बारे में आपको क्या बताएगा, उसका कारण बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ, उसका इफेक्ट आपके किस किस सिस्टम पे पड़ा है, और फिर वो आपको सजेशंस देता है। तो यानी कि आप कोई भी चीज जब कर रहे हैं तो उसको एक सिस्टमेटिक वे में ही अरेंज करें, उस लॉजिकल वे को, उस सिस्टमेटिक वे को बिल्कुल भी क्रॉस ना करें। जब आप प्रॉपर चैनल से लिखेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा आर्टिकल लिख पाएंगे। सो व्हाट आर द मेन एसेंशियल फीचर्स और द की पॉइंट्स टू राइट अ गुड आर्टिकल? दैट इज, it must be coherence. Second, it is having a proper flow. Then relevance, and last you must follow the proper order. Is this clear? सबको समझ में आ रहा है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? अगर आपका कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, then you can drop a question or drop the whatever your query is there in the comment box or in the WhatsApp group. बट अपनी क्वेरी को अपने मन में दबा के नहीं रखेंगे, उसको मुझसे पूछेंगे जरूर। क्योंकि आर्टिकल बेटा अभी सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके 10th में 12th में ही आपको काम आना है, बहुत सारे कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको आर्टिकल लिखने के लिए दिया जाता है। कई बार आपके इंटरव्यू वगैरह में भी किसी टॉपिक के बारे में आपको बोलने के लिए कह दिया जाता है। कभी कभी स्कूल असेंबली वगैरह में भी, और कहीं भी कभी तो क्या होता है बेटा, बहुत सारे ऐसे कंपटीशन वगैरह होते हैं, या कई बार आप अपने एक अच्छे आर्टिकल को लिख के न्यूज़पेपर में भी दे सकते हैं, स्कूल मैगजीन के लिए दे सकते हैं। तो आर्टिकल आपके स्कूल में आपकी मैगजीन निकलने वाली है तो उसमें भी आपका मन करेगा ना कि आप भी अपना एक अच्छा सा आर्टिकल लिख के दें। तो इधर से उधर से कॉपी पेस्ट करने की बजाय अगर आप अपना ओरिजिनल लिखेंगे देन यू विल हैव अ सेटिस्फैक्टरी फीलिंग इन योरसेल्फ। तो अपनी ओरिजिनलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल लिखना सीखना पड़ेगा। और इसमें कोई चीटिंग नहीं, चीटिंग कब आप नहीं करेंगे, जो मैं वर्क दे रही हूँ उसको फॉलो करेंगे, जो इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ उसको फॉलो करेंगे, उसको जस्ट थिंक करेंगे, जस्ट मल अबाउट दैट, कि हाँ, मल अबाउट मीन्स यू आर जस्ट गोइंग टू हैव अ डीप थॉट अबाउट दैट, कि आपको जो भी टॉपिक दिया है उसके बारे में आप सोचें, फिर उसको पेन डाउन करें, उसको लिखें, और तब जाकर कहीं वो चीज सिस्टमेटिक वे में आपके सामने आ पाएगी। समझ में आ रहा है? अब आप सोचेंगे कि मैम आपने तो फॉर्मेट भी नहीं बताया, तो फॉर्मेट कहाँ से बताऊंगी, अभी तो मैंने सिर्फ आपके आगे रॉ मटेरियल रखा है, फॉर्मेट तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि आर्टिकल बेटा ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मेट बताया और आपको आर्टिकल लिखवा दिया, नहीं, मुझे उसकी तैयारी करवानी पड़ेगी। आर्टिकल तो आप तभी लिख पाएंगे ना जब आपके पास कुछ कंटेंट होगा, और कंटेंट कब होगा, जब थोड़ा सा दिमाग पे जोर देंगे, थोड़ा सा सिस्टमेटिकली और लॉजिकली किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोचेंगे। तो मैंने आज आपके लिए कुछ होमवर्क भी डिसाइड किया हुआ है। होमवर्क क्या है? अब आप सोचेंगे मैम आर्टिकल तो अभी फॉर्मेट नहीं सीखा, तो फिर हम आर्टिकल लिखेंगे कैसे? मैंने आपसे ये तो कहा ही नहीं आपको आर्टिकल लिखना है। जितना काम मैंने आपको सिखाया है मैं उतना ही आपको होमवर्क दूंगी मेरे प्यारे बच्चों। मेरे बच्चों, आज आपको क्या वर्क करना है? सी हियर, लुक एट द बोर्ड। There are 3 topics mentioned here: illiteracy, online classes, and lockdown, the need of the hour, or you can say the pressing need. तीनों ही टॉपिक बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं, और इनमें से ऑनलाइन क्लासेस एंड लॉकडाउन के बारे में तो अभी हर घर में, देश के कोने कोने में, न्यूज़पेपर में, टीवी पे, हर जगह यही डिस्कशन है। तो आपको इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है, और आर्टिकल लिखना मतलब यानी कि आपको इसके बारे में भी कंटेंट, इसका रॉ मटेरियल इकट्ठा करना है। समझ में आया? यानी आपको इसके बारे में सिर्फ आइडियाज लिखने हैं, और वो आइडियाज यानी कि आपको सिर्फ पॉइंट्स में लिखना है। लॉकडाउन के बारे में पॉइंट्स लिखिए, इलिटरेसी के बारे में पॉइंट लिखिए, और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। यानी कि आपको एक सिस्टम से फॉलो करना है कि आपको कुछ इसकी इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स लिखने हैं, देन कुछ
कॉजेस के बारे में, इसके इफेक्ट के बारे में, इससे रिलेटेड सजेशंस एंड फाइनली कंक्लूजन। फिर हम इसको एक साथ कैसे कलेक्ट करेंगे, इसको फॉर्मेट में कैसे डालेंगे, ये हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना। तो आपका होमवर्क क्या है, आप इसका सिर्फ रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क में आपको सिर्फ अपने आइडियाज लिखने हैं, आइडियाज नोट डाउन करते हैं। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड डू योर work which has been given from here. Have a good day.